नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो विश्व की भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। एक आकृति मूलक है और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण है। आकृति मूलक वर्गीकरण को योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट या अश्लिष्ट इतने भागों में बांटा गया है और पारिवारिक वर्गीकरण को कई भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण हमें ये नहीं बताता कि भाषा का जन्म कहाँ से हुआ या कौन सी भाषा किसकी जननी है। ये केवल ये बताता है कि अलग अलग भाषाएं बाहर से देखने या बनावट में कैसी लगती हैं। और जो भारोपीय भाषा परिवार है ये हमारे आपसी संबंधों को मजबूत करता है, पुष्ट करता है। इसमें भाषाओं के इतिहास, उद्भव और उनके आपसी पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो भाषाएं एक ही मूल भाषा से निकलती हैं उन्हें एक ही परिवार में रखा जाता है और पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। यूरेशिया अर्थात यूरोप एशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। तो ये जो हमारा अपना भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार है, ये यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ किताब के माध्यम से विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण देख लेंगे। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं। नंबर 1 आकृति मूलक वर्गीकरण, नंबर 2 पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक और पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। ये इस प्रकार से आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ हम ठीक तरीके से देख लेंगे। भाषा को अयोगात्मक और योगात्मक 2 भागों में बांटा गया। अयोगात्मक जहाँ के तहाँ रह गया और योगात्मक चला। ये अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट में बटा। फिर ये अश्लिष्ट के इतने भाग, ये 4 भाग इसके बताए गए: पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। तो इनमें सब में प्रत्यय का संबंध रहता है, प्रकृति और प्रत्यय का, जो कि आगे हम देख लेंगे। श्लिष्ट जो है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 भागों में बटी। अंतर्मुखी भी संयोगात्मक और वियोगात्मक होती है, बहिर्मुखी भी संयोगात्मक और वियोगात्मक होती है। प्रश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, ये इसको इतने 2 भागों में बांटा गया। अब आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। यहाँ से हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अयोगात्मक भाषा यह एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान भाषा है। योगात्मक भाषा जो है वो अश्लिष्ट है, पूर्व योगात्मक है, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। तो विशिष्टताएं, जो अयोगात्मक भाषा है उसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं रहता है। ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। योगात्मक में प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व, संबंध तत्व का संयोग होता है। ये प्रत्यय प्रधान भाषा है। पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व में लगता है, जैसे कि तुर्की शब्द है इसमें। और मध्य योगात्मक में प्रकृति के बीच में प्रत्यय लगता है, जैसे संथाली है। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे शब्द कन्नड़ बना। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं, जैसे शब्द मफोर बना। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं और ये इसके भी 2 भाग हैं, अंतर्मुखी, संयोगात्मक, वियोगात्मक।
अंतर्मुखी के अंतर्गत संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी के अंतर्गत भी संयोगात्मक और वियोगात्मक हैं। अंतर्मुखी इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे शब्द है अरबी। वियोगात्मक इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, शब्द बना है हिब्रू। और बहिर्मुखी इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, शब्द बना है संस्कृत। वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, शब्द बने हैं हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। प्रश्लिष्ट ये ऐसी भाषा, ये समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, इसके भी दो भाग हैं। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट के अंतर्गत ये पूर्ण समास प्रधान भाषा है, शब्द बना चेरुफी। आंशिक प्रश्लिष्ट ये अंशतः समास प्रधान भाषा है, शब्द बना है बाष्क। अब हम अपने वर्तमान में हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, तो उस भाषा को पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदी पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। अब हम अपने पारिवारिक वर्गीकरण को देख लेते हैं, जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं। इसमें पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, ये सभी चीज़ें अनिवार्य हैं। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। यूरेशिया, यूरोप, एशिया भूखंड के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार आता है। तो भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। शतम वर्ग के अंतर्गत भारत, ईरानी आर्य, बाल्टो, स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी, इलेरियन, ये शतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं 4। और 6 जो रह गए वो केतुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जर्मानिक, जिसे ट्यूटानिक भी कहते हैं, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिका। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईस्वी पूर्व का है, जिसका नाम अवेस्ता है, और ये अर्थशास्त्र है। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं। अवेस्ता शब्द का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने, पुनः देख लेते हैं यहाँ से, डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ है अवेस्ता, जो 7वीं सदी ईसा पूर्व का है, और अवेस्ता शब्द का अर्थ है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं ये। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण इसे प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है, और महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष देख लेते हैं। ये ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष रहा। इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी ईरानी और पूर्वी ईरानी। फिर इन दोनों भागों को हम अच्छे से देख लेंगे।
आधुनिक फारसी दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं कश्मीरी, शेना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं। अगली वीडियो में हम भारतीय आर्य भाषाओं को देखेंगे, इनका समय अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।